students, in this video we will start the Kelvin cycle. Okay, in the previous lecture we have discussed about the differences between C3 and the C4 plants and how does they work, and in this video we will talk about the Kelvin cycle, which is like this. This cycle consists of the three steps. Majorly this is completed into the three steps, and these three steps are carboxylation, reduction and the regeneration. Okay, now we need to know that in these steps from where is the starting of the first point. Okay, if we talk about RUBP, if you have remembered, हम लोगों ने कुछ एक्सेप्टर्स के बारे में बात करी थी. CO2 एक्सेप्टर, दैट मीन सबसे पहले स्टार्टिंग कहाँ से होती है, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट की जाती है. सो हैविंग फ्यू एक्सेप्टर्स. फर्स्टली वी स्टार्ट CO2 एक्सेप्टर, दैट इज RUBP. नाउ द फोटोसिंथेसिस कहाँ पे चल रहा है वो हम लोगों ने डिस्कस ऑलरेडी किया था. सो CO2 एंड H2O. अब यहाँ पे CO2 को एक्सेप्ट करने की बारी आती है. RUBP इज देयर and there is an enzyme is also present, which is Rubisco. Okay, after then when it accept it and with the help of this enzyme, now there is a need of conversion. So when the CO2 is accept, that is a carboxylation. Now after carboxylation this CO2 is converted into, यानी next step जो होगा वो क्या होगा, that it converts into 3-PGA, phosphoglyceric acid. But 3-PGA का सीधा सीधा मतलब यहाँ पे molecules कितने होंगे, there are 2 molecules of 3-PGA. यानी कि टोटल अगर हम बात करते हैं एक CO2 मॉलिक्यूल के बारे में, बेटा टोटल अगर फोटोसिंथेसिस में बात करते हैं तो 6 CO2 था. ये जो एक साइकिल चलेगी ना, इसमें एक CO2 के बारे में बात होगी. ध्यान से इस चीज को समझना. दिस इज वन साइकिल फॉर वन CO2 molecule, and when one CO2 is fixed, how many that 3-PGA phosphoglyceric acid is produced? 2 molecules are produced. In the next step what happened, this 3-PGA phosphoglyceric acid is to be reduced. जिस भी फॉर्म में है ये रिड्यूस्ड होगा. तो रिड्यूस्ड होने के लिए यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल थे एनर्जी के, 2 ATP. यानी इसको रिड्यूस करने के लिए कितने मॉलिक्यूल चाहिए ATP के, तो एक CO2 की बात कर रहे हैं जब हम, है ना. और NADPH जो कि क्योंकि हमने एसिमिलेटरी पावर्स के बारे में पहले ही बात करी थी, तो एसिमिलेटरी पावर जो है वो कितनी चाहिए, 2 ATP और 2 NADPH. और रिड्यूस का मतलब है यहाँ से एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, देखो ATP से चले जाएगा तो 2 फॉस्फेट बचे, एडिनोसिन डाई फॉस्फेट. सिमिलरली यहाँ से भी देखोगे तो हाइड्रोजन यहाँ से निकल चुका है, एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट निकल चुका है, सो दैट इट इज NADP. इस तरीके से क्योंकि कोई भी काम होगा तो ऑब्वियसली इट रिक्वायर्स एनर्जी, है ना. तो एनर्जी रिक्वायर्ड है तो ये चीजें क्या हो गई यहाँ पे खर्च हो गई, दैट इज रिडक्शन. आफ्टर रिडक्शन व्हेन एनर्जी इज यूटिलाइज्ड अ मॉलिक्यूल इज फॉर्म, दैट इज ग्लूकोज. नॉट एग्जैक्टली वी कैन नॉट से कि एक ही बार में ग्लूकोज फॉर्म होगा. सिंपल शुगर जो है वो ग्लूकोज है, बट उससे पहले कॉम्प्लेक्स शुगर हम बात करें सुक्रोज. और जब ये 6 साइकिल कंप्लीट होंगी, 6 CO2, दैट मीन 6 साइकिल्स आर कंप्लीटेड, देन ग्लूकोज इज फॉर्म. एंड व्हेन ग्लूकोज इज फॉर्म, जितनी ज़रूरत होगी वो खर्च हो जाएगा और जो ज़रूरत नहीं होगी वो स्टार्च के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है. और ग्लूकोज बनने के बाद हमारा यहाँ तो काम खत्म हो गया. उसके बाद ज़रूरत है कि दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, है ना. दूसरी साइकिल यानी एक बार शुगर बन चुका है, फिर दूसरी साइकिल स्टार्ट होगी, तो उसके लिए ज़रूरत है कि दोबारा से जो एक्सेप्टर यहाँ पे जो है खर्च हो चुका है वो दोबारा क्या हो जाए, रीजेनरेट हो जाए. एंड दैट स्टेप इज रीजेनरेशन. एंड फॉर रीजेनरेशन ऑल्सो देयर इज 1 ATP इज रिक्वायर्ड. एक ATP मॉलिक्यूल की ज़रूरत होती है. ठीक है, तो इस तरीके से 3 स्टेप कह सकते हो. और इन तीनों स्टेप में डिफरेंट क्योंकि प्रीवियसली हमने बहुत सारे स्टेप्स के बारे में ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि और क्या क्या चीज़ें होती हैं. तो लेट मी एक्सप्लेन इट अगेन इन अ सिंगल दैट पैरा. वी कैन डिसाइडेड टू बी लाइक RUBP is a CO2 acceptor. Yes, so it accept the CO2 with the help of Rubisco enzyme,
and this is carboxylation. After accepting the CO2, it converts into 3-PGA. But how many molecules of 3-PGA? 2 molecules. And keep remember it, this is one cycle. Though, so in the photosynthesis process there is 6 CO2 plus 6 H2O ना. So we are talking about one cycle, that means 1 CO2. ठीक है, फिर उसको हम कन्वर्ट करेंगे कि टोटल 6 साइकिल अगर होंगी तो उसमें कितने ATP की ज़रूरत होगी, कितने NADPH की ज़रूरत होगी, दैट यू शुड हैव टू कैलकुलेट. सो ये कन्वर्ट हो गया. उसके बाद ज़रूरत है कि भाई जो मॉलिक्यूल बनेगा उसके लिए एनर्जी खर्च होगी, एंड दैट इज़ नोन टू बी एज रिडक्शन. तो 2 ATP की ज़रूरत पड़ती है यहाँ पे ये जो शुगर फॉर्म करने के लिए, और 2 NADPH. तो ये जब खर्च हो जाएंगे तो दे विल कन्वर्ट इनटू 2 ADP एंड 2 NADP. Okay, so when they reduce, they form the sugar, and finally when 6 cycles are completed, the glucose is formed. I'm here taking the glucose, but actually this is not the glucose, this is sucrose. जब से 6 साइकिल्स कंप्लीट होंगी तब यहाँ पे ग्लूकोज होगा, जो कि स्टोर्ड हो जाता है किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में. प्लांट्स में ऑलरेडी ये चीज़ हमें पता है. और फाइनली जब दोबारा एक साइकिल की बारी आएगी तो ज़रूरत है कि ये जो RUBP था खर्च हो चुका, दोबारा क्या हो जाए, रीजनरेट. और इस रीजनरेट होने के लिए 1 ATP और चाहिए. तो इस पूरी साइकिल में अगर थोड़ा सा ध्यान दिया हो तो देखोगे 2 ATP यहाँ, 1 ATP यहाँ, टोटल 1 CO2 के लिए जो साइकिल थी वो कितने ATP खर्च हुए, 3. हाउ मेनी, 3. ठीक है. और उसके बाद NADPH की बात करोगे तो टोटल कितने खर्च हुए, 2. ठीक है. इसी तरीके से आप तुम खुद सोच सकते हो कि अगर 6 साइकिल यहाँ पे होंगी तो कितने ATP खर्च हो जाएंगे, 6 3 जा 18 ATP. और NADPH अगर 1 में 2 हैं तो 6 में कितने हो जाएंगे, 12. तो इस तरीके से यू हैव टू नो अबाउट ऑल्सो कि कितने ATP खर्च हो रहे हैं, कितने NADPH खर्च हो रहे हैं, और फाइनली इस तरीके से हमारा जो मेन प्रोडक्ट था वो फॉर्म हो जाता है. अब इसे हम एज अ थियोरेटिकल भी देख लेते हैं. So these are the 3 steps in which this Calvin cycle is completed. The first step, which is we have taken carboxylation. जो हमने साइकिल में देखा उसे हम यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप थियोरेटिकल देखते जाते हैं. सबसे पहले आप लोगों ने देखा, मैं एक साइकिल के बारे में अगर बात कर रही हूँ, ठीक है. सो टोटल 6 टर्न्स होंगे इस पूरी फोटोसिंथेसिस इक्वेशन में. सबसे पहले CO2 फिक्स्ड होगा, उसके लिए प्रेजेंट क्या है, CO2 एक्सेप्टर, दैट इज RUBP. C3 प्लांट्स में कैल्विन साइकिल होता है, दैट आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट वेरी क्लियरली. एंड C4 प्लांट्स में इसे हम कहते हैं यहाँ पे क्या, हैच एंड स्लैग pathway, which is not in your syllabus, so we don't need it to explain it. And here is the acceptor is different because in C3 plant there is RUBP, and in those plant there is a PET, or we can say PAP. So RUBP is the CO2 acceptor. Then the abbreviation is ribulose biphosphate. All these abbreviations are very important, so note it down very clearly. And with the help of which enzyme, Rubisco, and that enzyme is ribulose carboxylase oxygenase. When the N is suffixes with the ase, then you need to know that it is enzyme. After that you have already noticed कि जब CO2 accept हो जाता है carboxylation, and finally यानी हम इस स्टेप को इसमें इंक्लूड कर सकते हैं क्योंकि कार्बोक्सिलेशन से लेके जो नेक्स्ट स्टेप था 2,3-PGA तक बनना, ठीक है, वो कहीं ना कहीं इसी स्टेप के अंडर आ रहा था. तो CO2 एक्सेप्ट होने के बाद ये कन्वर्ट हो जाता है 3-PGA, दैट इज फॉस्फोग्लिसरेट और फॉस्फोग्लिसरिक एसिड. ठीक है. बट कितने मॉलिक्यूल्स टोटल, 2 मॉलिक्यूल एक CO2 की साइकिल में. ठीक. और जब हमने देखा कि ये बन चुका है, यानी ये पहला प्रोडक्ट बनता है C3 प्लांट्स में, ये मैंने पहले ही बताया था. C4 प्लांट्स में क्या बनता है पहला प्रोडक्ट, CO2 जो फिक्स्ड होता है उसके बाद ऑक्सैलो एसिटिक एसिड OAA. ठीक है, प्रीवियसली जाके जरा चेक करना तो याद आ जाएगा. उसके बाद हमने देखा कि जब ये प्रोडक्ट बन गया है, देन व्हाट हैपन, रिडक्शन. नेक्स्ट स्टेप इज रिडक्शन. तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनने के लिए यहाँ पे अगर हम CO2 फिक्सेशन की बात करते हैं, एक CO2 के फिक्सेशन की, तो उसमें रिडक्शन होने के लिए कितने ATP मॉलिक्यूल रिड्यूस्ड होंगे, 2, और NADPH भी 2, और ये रिड्यूस्ड होने के बाद ADP और NADP में कन्वर्ट हो जाएंगे.
ठीक है, यानी एक एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है यहाँ से ये रिमूव हो जाएगा। और एक CO2 की जब एक ये साइकिल चल रही होगी तो सुक्रोज बनेगा, फाइनल ग्लूकोज नहीं बनता एक बार में, ठीक है। 6 CO2 साइकिल यानी 6 टर्न्स ऑफ जो साइकिल कंप्लीट होगी तब जाके बनेगा ग्लूकोज। सो आई हैव रिटन हेयर सुक्रोज। और फिर हमने देखा कि जो थर्ड स्टेप था रीजेनरेशन, यानी कि रिडक्शन हो चुका है, शुगर बन चुका है, और उसके बाद क्या है कि RUBP दोबारा से चाहिए ताकि एक्सेप्ट किया जा सके CO2 को फिर से। तो यहाँ पे रीजेनरेशन के लिए एक ATP फिर से चाहिए। तो टोटल तुम लोगों ने काउंट कर लिया होगा 3 ATP, जैसे कि मैंने पहले बताया। और यहाँ पे एक साइकिल में 2 NADPH और 3 ATP। इसी तरीके से 6 टर्न्स ऑफ साइकिल is to be completed. Now we have to calculate it in a simple manner. Okay, so how many carbon dioxide molecules are required in the photosynthesis equation for producing one glucose molecule? So there are 6 CO2. Equation याद ही होगी, 6 CO2 की रिक्वायरमेंट है। और जब इक्वेशन फिनिश होती है तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल फॉर्म हो जाता है। उसके बाद हमने देखा कि एक साइकिल जो थी, अगर इसका कैलकुलेशन लगाते हो तो 1 साइकिल 3 ATP, ठीक है, और 2 NADPH, करेक्ट। और 6 टर्न्स हैं तो ऑब्वियसली 6 इंटू 3 टोटल कितना निकला 18, और 6 इंटू 2 टोटल कितना 12। सो यही चीज़ मैंने यहाँ लिखी है कि टोटल 18 ATP एक साइकिल में लग जाते हैं, और ये रिड्यूस होके 18 ADP बनाएंगे, ठीक है। यानी कि ये चीज़ आ रही है और ये चीज़ निकल रही है, आउटपुट ये है, ठीक है, इनपुट ये है। और उसके बाद NADPH, टोटल NADPH एक साइकिल में हमने देखा कि कितने लग रहे थे 6, दैट मीन 2 लग रहे थे, तो फिर 6 साइकिल में कितने हो गए 12। तो ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन है रिक्वायरमेंट का। ओके, सो दिस इज ओवरऑल द केल्विन साइकिल इन विच ऑल दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड। सो दिस इज इनपुट एंड दिस इज आउटपुट। इसके बाद हम लोग बात करते हैं कि ओवरऑल जो इक्वेशन है उसको, यानी केल्विन साइकिल वाली जो इक्वेशन है उसे हम किस तरीके से देख सकते हैं। सो दिस केल्विन साइकिल इक्वेशन इज लाइक दिस। ओवरऑल अगर आप लोग बहुत ध्यान से पीछे जाकर देखोगे तो आपको ये पूरी इक्वेशन नजर आ जाएगी। 6 टर्न्स ऑफ साइकिल, दैट मीन 6 CO2. How many RUBP are required? Obviously 6. How many ATP are required? 18. How many NADPH? That is 12. Okay. Then after this is the input. Already बताया। और उस इनपुट के बाद क्या निकला, एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल। जब रीजेनरेशन होगा ऑब्वियसली 6 RUBP पहले चाहिए थे, 6 RUBP ही रीजेनरेट होने के बाद भी निकलेंगे। सो दिस इज ऑल्सो एन आउटपुट। देन आफ्टर ये रिड्यूस्ड हुए तो 18 ATP थे, तो ऑब्वियसली 18 ADP बचेंगे। और NADPH की बात करेंगे तो यहाँ पे 12 NADP, ठीक है। तो इस तरीके से ये पूरा हो गया केल्विन साइकिल इक्वेशन। और फाइनली हमने देखा जो ग्लूकोज बना उसका क्या इस्तेमाल होगा, वो ऑक्सीडाइज होके एनर्जी देगा, जिससे कि प्लांट्स अपना जो काम है उसे कंप्लीट कर सकेंगे। उसके बाद जो एक्सेस अमाउंट ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल होता है जिसकी ज़रूरत नहीं होती है, तो प्लांट्स उसको क्या करते हैं, स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई हैव ऑलरेडी डिस्कस अबाउट द स्टार्च। एंड इन एनिमल्स दिस इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। जब हम न्यूट्रिशन इन एनिमल्स पढ़ेंगे तो वहाँ पे देखेंगे कि एनिमल्स में ये किस तरीके से स्टोर्ड होता है। तो एनिमल्स में ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर्ड हो जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से फोटोसिंथेसिस हमारा पूरा कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद हमें कुछ फैक्टर्स ज़रूर देखने हैं कि कौन से फैक्टर्स हैं जो प्लांट्स को फोटोसिंथेसिस, या कह सकते हो प्लांट्स में होने वाले फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, ठीक है। ओके, व्हेन वी टॉक अबाउट द फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस, हम इस चीज़ को बहुत अच्छे से पॉजिटिव वे में भी ले सकते हैं कि ये फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस कंप्लीट हो रहा है, लेकिन इनका कुछ भी एक्सेस होना या फिर कम होना, लिमिटिंग भी कह सकते हैं, उसकी वजह से फोटोसिंथेसिस के रेट पे इफेक्ट पड़ता है, बिल्कुल पड़ता है। अगर बहुत ज़्यादा कोई भी चीज़ कम होगी या बहुत ज़्यादा होगी तो ऑब्वियसली उसके काम पर फ़र्क पड़ेगा। लाइक दैट, फर्स्टली वी हैव टेक लाइट, क्योंकि लाइट से ही शुरुआत होती है फोटोसिंथेसिस। जब हम स्टेप बाय स्टेप कहते हैं तो लाइट को ही क्लोरोफिल एब्जॉर्ब करता है। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन विच द फोटोसिंथेसिस इज वेरी अफेक्टेड।
सो सोलर रेडिएशन ऑलमोस्ट वी नीड टू नो कि कितना फोटोसिंथेसिस के लिए चाहिए सोलर रेडिएशन। तो अबाउट जितना भी टोटल है उसका करीबन 2% जो है वो रिक्वायर्ड है, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। अगर इंटेंसिटी लाइट की बहुत कम होती है तो रेट भी कैसा हो जाएगा, कम। अगर बहुत ज़्यादा हाई इंटेंसिटी होती है तो रेट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। बट इम्पॉर्टेंट थिंग नोट करने की ये है कि अगर ज़्यादा इंटेंसिटी होगी तो उसकी वजह से क्या होगा, टेम्परेचर भी तो इंक्रीज हो रहा है, तो हो सकता है कि फोटोसिंथेसिस उसकी वजह से इनहिबिट भी हो जाए। तो टेम्परेचर और लाइट जो है वो एक दूसरे से कनेक्टेड है और इसकी वजह से फोटोसिंथेसिस प्रोसेस नॉर्मल चलेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने जिस तरीके की चीज़ें लिखी हैं जैसे कि इंटेंसिटी बढ़ना या कम होना से फ़र्क तो पड़ेगा, टेम्परेचर में फ़र्क पड़ेगा। अगर हम इसको टेम्परेचर के साथ कनेक्ट करते हैं तो लाइट ज़्यादा होगी, टेम्परेचर कह सकते हो, है ना, वो भी अगर ज़्यादा होगा। तो मैंने यहाँ कुछ लिखा है कितना डिग्री सेल्सियस तक। सो इसके बारे में चलो अभी नेक्स्ट फेज में बात करते हैं, यानी कि एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट जो है, अगर हम रीजन की बात करें तो वेवलेंथ पे डिपेंड करता है। पहले वाले सबसे पहले लेक्चर में भी मैंने बताया था कि ब्लू और रेड रीजन में ड्यू टू इट्स वेवलेंथ, अगर हम डीप ओशियंस में भी बात करते हैं तो वहाँ पे भी रेज पहुँचती हैं। ठीक है, ब्लू और रेड रीजन में क्योंकि सबसे ज़्यादा एब्जॉर्प्शन ऑफ सनलाइट होता है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। वहीं पे अगर ग्रीन लाइट की बात करते हैं तो ग्रीन लाइट में फोटोसिंथेसिस ऑलमोस्ट निल हो जाता है, इनहिबिट हो जाता है, हालांकि होता है बट बहुत कम होता है क्योंकि ग्रीन ही क्लोरोफिल की वजह से लीव्स है और ग्रीन लाइट होगी तो वो उसको रिफ्लेक्ट कर देगा। सो रीजन वाइज वेवलेंथ जो है एक रीजन है जिसकी वजह से लाइट एक मेजर फैक्टर की तरह काम करता है। दूसरा हम देखते हैं टेम्परेचर। तो जितना ज़्यादा लाइट इंटेंसिटी होगी तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ता है, लेकिन अप टू 40 डिग्री सेल्सियस। दैट मीन बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होगा तो खुद सोचो कि ट्रांसपिरेशन रेट भी तो बढ़ जाएगा। ट्रांसपिरेशन रेट बढ़ेगा तो बेटा पानी जो है वो कह सकते हो प्लांट डिहाइड्रेट हो जाएगा। तो इसीलिए ज़रूरत है कि एक ऑप्टिमल टेम्परेचर होना चाहिए। हम अगर जब फैक्टर्स को यहाँ पे कहते हैं ना तो एक वर्ड यूज़ करते हैं ऑप्टिमल। दैट मीन एक रेंज हर प्लांट के लिए डिसाइड होती है। हम यहाँ पे एवरेज बात कर रहे हैं। हर एक प्लांट की रिक्वायरमेंट बिल्कुल अलग हो सकती है। लाइक डेजर्ट प्लांट्स को अगर हम देखें तो वहाँ पानी कम होता है तो वो कहीं ना कहीं लिमिटिंग फैक्टर की तरह काम करेगा। वहीं अगर हम बात करते हैं नॉर्मल या हिली एरियाज में बात करते हैं तो वहाँ पे ये सारी चीज़ें अलग होंगी। बट एवरेजली वी आर टॉकिंग अबाउट कि भाई टेम्परेचर से बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा फोटोसिंथेसिस पे, लाइट से भी बिल्कुल फ़र्क पड़ेगा, वाटर से भी फ़र्क पड़ेगा और CO2 से भी। But please make in your mind very clear that each and every plant have a different conditions required. Like us, हमें भी अगर हम देखते हैं अलग अलग ऑर्गेनिज्म में तो हर एक ऑर्गेनिज्म की अपनी अलग अलग रिक्वायरमेंट हो सकती है। फूड के मामले में बात करें हम या किसी भी अकॉर्डिंग की शायद हो सकता है मेरे को फूड जो एनर्जी है उसकी रिक्वायरमेंट ज़्यादा है, मेरे कंपैरिजन में किसी और पर्सन की बात करें तो उसको कम रिक्वायरमेंट है, या प्रोटीन किसी की बॉडी में कम है तो उसको रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। सेम एज हेयर इन ऑल दीज फैक्टर्स। सो मेक इट वेरी क्लियर कि ये सबके लिए अलग अलग हो सकता है, बट हम लोग उन फैक्टर्स के बारे में ज़रूर बात कर रहे हैं जिससे फोटोसिंथेसिस के ऊपर फ़र्क पड़ता है। तो टेम्परेचर ऑप्टिमल हमने कहा कि इतना होना चाहिए जिससे कि फोटोसिंथेसिस बढ़ जाए। हालांकि क्लाउडी डेज में टेम्परेचर कम होता है तो भी फोटोसिंथेसिस होता है, बट येस रेट इज लो। सो अबव दिस इंक्रीजेज इन फोटोसिंथेसिस, यानी डिक्रीज होगा इससे ज़्यादा अगर होगा तो। अगर बहुत ज़्यादा हाई होगा टेम्परेचर तो इनहिबिट हो जाएगा पूरी तरीके से। और सबसे इम्पॉर्टेंट कि एग्जैक्टली टेम्परेचर करता क्या है, तो जो इंजाइम्स जो हमने बात करी थी ना उन पर फ़र्क पड़ता है, और इंजाइम की एक्टिविटी पे फ़र्क पड़ेगा तो ऑब्वियसली फोटोसिंथेसिस कहीं ना कहीं डिस्टर्ब हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग दो फैक्टर्स के बारे में और बात करते हैं, दैट इज CO2 एंड द वाटर। नाउ दीज फैक्टर्स, वन इज CO2 एंड द वाटर। अगर हम CO2 के बारे में बात करें तो CO2 कहीं ना कहीं हमने कहा था कि ये एक ऐसा फैक्टर कह सकते हो, लिमिटिंग फैक्टर दिस इज ऑल्सो। अगर CO2 कन्वर्ट हो रहा है फाइनली ग्लूकोज में तो कहीं ना कहीं अगर इसका अमाउंट बढ़ जाता है तो बेटर टॉक्सिक भी होगा। और टॉक्सिक का मतलब है जब किसी चीज़ का अमाउंट बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा एक्सेस में हो जाए तो वो जहर बन जाए, दैट कंडीशन वी कैन से टॉक्सिक। तो कंसंट्रेशन अगर CO2 का ज़्यादा होगा तो ये प्लांट्स के लिए टॉक्सिक हो जाएगा, कहीं ना कहीं फोटोसिंथेसिस को भी ये रोक सकता है।
तो रेस्पिरेशन भी प्लांट्स में होता है, फोटोसिंथेसिस भी हो रहा है, फोटोसिंथेसिस में ऑब्वियसली CO2 को ले रहा है, और रेस्पिरेशन में क्योंकि एक्सेस अगर है तो वो वहाँ से रिलीज आउट हो जाता है। लेकिन जितना रिक्वायरमेंट है प्लांट को उससे ज़्यादा कंसेंट्रेशन होगा तब वो टॉक्सिक होगा। सो वी कैन से दैट CO2 इज ऑल्सो वन अ फैक्टर विच अफेक्ट द फोटोसिंथेसिस व्हेन इट इज इन द दैट एक्सेस अमाउंट, ठीक है। और अगर का नॉर्मल रेंज में, ऑप्टिमल रेंज में है तो आराम से रेस्पिरेशन भी हो रहा है और फोटोसिंथेसिस भी कंप्लीट हो रहा है। वहीं वाटर की बात करते हैं तो जैसे मैंने लिखा लिमिटिंग फैक्टर, वो इसलिए लिखा है क्योंकि कहीं ना कहीं टेम्परेचर की वजह से वाटर पे इफेक्ट पड़ता है। अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपिरेशन होगा, उसकी वजह से प्लांट्स में डिहाइड्रेशन हो सकता है, पानी की कमी होगी और फर्दर आगे फोटोसिंथेसिस जो है वो इनहिबिट हो सकता है। सो अगर हम ओवरऑल बात करते कि भाई जैसे हमने सोलर रेडिएशन की बात करी कि 2% करीबन चाहिए, तो यहाँ पानी कितना चाहिए, टोटल प्लांट जितना भी एब्जॉर्ब करता है XYZ उसका कितना चाहिए टोटल फोटोसिंथेसिस में, ओनली 1%, और वी कैन से लेस देन 1%। तो प्लांट जितना भी एब्जॉर्ब करता हो उसमें सिर्फ 1% से कम पानी की जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस में। अगर ये इनएडिक्वेटली, इसका मतलब अगर पानी बहुत कम सप्लाई हो प्लांट को, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कि भाई डेजर्ट में तो ऑब्वियसली पानी कम होता है, तो वहाँ की हम बात नहीं कर रहे हैं, कंपेयर नहीं कर रहे किसी को, सबका अपना अपना हो सकता है किसका कितना रिक्वायरमेंट है, बट जितना रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग अगर उसे कम मिलता है तो अगर कम मिलता है तो रेट ऑब्वियसली डिक्रीज हो जाएगा। और अगर पानी की कमी होती है तो इस कंडीशन में जो स्टोमेटा होता है, वो स्टोमेटा ऑब्वियसली ऑल ऑफ यू नो कि लीफ के ऊपर स्टोमेटा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है, स्टोमेटा सबने पढ़ा हुआ है, वो बंद हो जाते हैं ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो। और ट्रांसपिरेशन नहीं होगा तो एक और फर्क पड़ेगा उस कंडीशन में कई बार कि CO2 भी अंदर रह जाएगा। भाई एक ही गेट है तुम्हें बाहर जाने के लिए और अंदर आने के लिए, तो उस कंडीशन में क्या होगा कि अगर कोई चीज़ बाहर नहीं निकलेगी तो टॉक्सिक, ठीक है। तो इस तरीके से अल्टीमेटली ये सारे फैक्टर्स हो गए, फोटोसिंथेसिस हो गया। आई थिंक सबको ये क्लियर होगा। प्लीज़ मेरे ख्याल से इसे री वॉच करो और फिर अपनी प्रॉब्लम्स को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।